उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, 2026 का साल दस्तक दे रहा है और इस दस्तक की आहट हम सभी को महसूस होने लगी है और इसी के साथ हम 2025 के वर्ष को विदाई दे रहे हैं। क्रिसमस के बाद से ही नववर्ष की आहट शुरू हो जाती है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसी श्रृंखला में आज का पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में बहुत खास है, क्योंकि आज हम जहां एक तरफ बीते क्रिसमस की बात करेंगे, नववर्ष की बात करेंगे और साथ ही सिक्किम के खास फसल कटाई के पर्व लोसुंग और नामसुंग की भी चर्चा करेंगे, तो कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिसमस के त्योहार की। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में क्रिसमस का ये पर्व धूमधाम और श्रद्धा और उल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। नागालैंड में भी इस वर्ष क्रिसमस के इस त्योहार में वही रौनक देखने को मिली जो हर वर्ष देखने को मिलती है और उत्साह, उल्लास और श्रद्धा के साथ जहां एक तरफ चर्च में कैरोल गाए गए, वहीं जो नागालैंड और कोहिमा की गलियां हैं, सड़कें हैं, वो सुसज्जित रहीं और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस त्योहार में अपनी भागीदारी निभाई। समुदाय के स्तर पर और परंपरा के स्तर पर, दोनों स्तरों पर ये त्योहार बड़े उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। तो आइए हम आपको कोहिमा लिए चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्रिसमस का ये त्योहार इस बार भी उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हमारी संवाददाता असोनो की ये रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। दुनिया भर में इस वर्ष भी क्रिसमस शांति, भाईचारे और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। ईसाई समुदाय के लिए ये दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है और इसे साल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों में से एक माना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में भी क्रिसमस पूरी श्रद्धा और सामाजिक सहभागिता के साथ मनाया गया। राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है और इसलिए क्रिसमस नागालैंड में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। क्रिसमस से पहले कई दिनों तक राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में तैयारियां की गई। घरों, चर्च और सार्वजनिक स्थानों को रोशनी, सितारों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया। त्योहार के बाद भी कई स्थानों पर ये सजावट अब तक देखी जा सकती है, जो बीते उत्सव की याद दिलाती है। नागालैंड में क्रिसमस सामूहिक भागीदारी का पर्व माना जाता है। इस अवसर पर चर्च केंद्र में रहते हैं। क्रिसमस से पहले एडवेंट काल के दौरान विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई। चर्च में गायक दलों द्वारा कैरोल्स का अभ्यास किया गया और धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 24 दिसंबर की रात यानी क्रिसमस ईव पर राज्य भर के चर्चेज में मध्यरात्रि प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। कोहिमा सहित कई शहरों और कस्बों में हजारों श्रद्धालु इन प्रार्थनाओं में शामिल हुए। इन सभाओं में प्रभु यीशु के जन्म का संदेश पढ़ा गया और शांति, सद्भाव तथा मानव कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की गई। देखो पैदा हुआ है मरियम का राज दुलारा, आओ हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, आओ तन मन तन अर्पण करें। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन सुबह से ही चर्चेज में विशेष सामूहिक प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई।
लोग अपने पारंपरिक और औपचारिक परिधान पहनकर चर्च पहुंचे। सामूहिक भजन, कैरोल और उपदेशों के माध्यम से प्रभु यीशु के जीवन और उनके संदेशों को याद किया गया। कई चर्चेस में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। धार्मिक कार्यक्रमों के बाद परिवारों और समुदायों के स्तर पर सामाजिक गतिविधियां आयोजित की गईं। लोग एक दूसरे के घर पहुंचे और सामूहिक भोजन में भाग लिया। क्रिसमस के अवसर पर पारंपरिक नागा व्यंजन तैयार किए गए, जिन्हें परिवार और पड़ोसियों के साथ साझा किया गया। ये सामाजिक मेलजोल नागालैंड में क्रिसमस का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। क्रिसमस के दौरान सामाजिक जिम्मेदारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कई चर्चेज और स्वैच्छिक संगठनों ने जरूरतमंदों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए सहायता कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ स्थानों पर भोजन और वस्त्र वितरण तथा सामुदायिक सहायता गतिविधियां आयोजित की गई। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि क्रिसमस की खुशियों में समाज का कोई वर्ग पीछे न रहे। कुल मिलाकर इस वर्ष नागालैंड में मनाया गया क्रिसमस धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का स्पष्ट उदाहरण रहा। अब जबकि क्रिसमस के औपचारिक कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं, तो राज्य नए साल की तैयारियों की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में विशेष धन्यवाद प्रार्थनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सार्वजनिक आयोजन होंगे, जिनके माध्यम से नागालैंड नए साल यानी साल 2026 का स्वागत करेगा। कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी। श्रोताओं, हमारे भारत में कई त्योहार और पर्व हमारी परंपरा और कृषि से जुड़े हुए हैं। हम जब क्षेत्रीय स्तर पर कई ऐसे पर्वों और त्योहारों की बात करते हैं तो उनका कहीं न कहीं जुड़ाव खेती से होता है। सिक्किम में भी लोसुंग और नामसुंग ये पर्व खेती से जुड़े हुए हैं और फसल कटाई के समापन के अवसर पर ये त्योहार मनाए जाते हैं। दरअसल सिक्किम में भूटिया और लेपचा ये प्रमुख समुदाय हैं, तो इन्हीं समुदायों के ये दो खास पर्व हैं जो हर वर्ष मनाए जाते हैं। और जब फसल कटाई का सीजन समाप्त होता है और नई शुरुआत के प्रतीक के तौर पर इन पर्वों को मनाया जाता है, तो लोक संगीत, लोक परंपरा से पूरा सिक्किम महक उठता है। तो इस बार भी लोसुंग और नामसुंग के ये पर्व बड़े उल्लास और बड़े उत्साह के साथ मनाए गए। और किस तरह का माहौल रहा और इन पर्वों का क्या प्रतीकात्मक महत्व है, आइए विस्तार से हमारे संवाददाता दिल्लीराम दुलाल की इस रिपोर्ट में समझते हैं। उत्तर पूर्व भारत में सिक्किम अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। पांगलाप्सोल सिक्किम का मुख्य राज्य पर्व है, जो राज्य की एकता में विविधता की भावना को सशक्त रूप में दर्शाता है। यह पर्व सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत को समर्पित है और लेप्चा, भूटिया तथा नेपाली समुदायों के बीच हुए ऐतिहासिक रक्त बंधुत्व समझौते की स्मृति को जीवंत करता है। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और पारंपरिक छाम नृत्य आयोजित किया जाता है। इसके अलावा सागा दावा, भूमचू, दशैं, तिहार और माघे संक्रांति जैसे पर्व भी सिक्किम की बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और सामाजिक समरसता को दर्शाता है। वर्तमान में सिक्किम लोसुंग और नामसुंग पर्व के अवसर में है। इन पर्वों का महत्व उनकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों में निहित है। लोसुंग और नामसुंग कृषि जीवन की लय का सम्मान करता है, समृद्ध फसल की पूर्णता का उत्सव मनाते हुए प्रकृति और पूर्वज देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करता है। ये अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं, पारंपरिक नृत्यों और सामूहिक भोज के माध्यम से सामुदायिक एकता को सुदृढ़ करता है, जो सौहार्द,
दृढ़ता और मानव तथा पर्यावरण के बीच शाश्वत संबंध का प्रतीक है। ये उत्सव स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण और सांस्कृतिक ज्ञान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में भी सहायक है। लोसुंग और नामसुंग के इस अवसर पर राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम वासियों, विशेषकर भुटिया और लेप्चा समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व अच्छी फसल, सद्भाव और एकजुटता का उत्सव है, साथ ही सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करता है। उन्होंने सभी के लिए शांति, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ ने भी हार्दिक शुभेच्छाएं प्रेषित करते हुए लोसुंग और नामसुंग को पूर्वजों की बुद्धिमत्ता में निहित जीवंत उत्सव बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये पर्व हर घर में नव आनंद, एकता और सामूहिक प्रगति लेकर आए। स्मरण हो कि इन दिनों पर्वों के कारण सिक्किम में 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक क्रिसमस सहित सरकारी अवकाश घोषित किए गए हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी समाचार गान्तोक से मोइनाक चटर्जी के साथ मैं डिलीराम दुलाल। श्रोताओं, अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार और पुलिस सुरक्षा को लेकर बहुत सजग है। इस मामले में एक हाल ही में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी हुई जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया। तो क्या कुछ इस उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हुई और खासतौर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में किस तरह से अरुणाचल राज्य की जो सुरक्षा पहल है उनका जिक्र किया, आइए विस्तार से इस रिपोर्ट में जानते हैं जो हमारे संवाददाता मनोज ने अरुणाचल प्रदेश से हमें भेजी है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने हाल ही में ईटानगर स्थित लोक भवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग, मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य पुलिस, बॉर्डर रोड्स, असम राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के प्रतिनिधियों के साथ ही तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। ये बैठक गत जुलाई 2025 को नामसाई में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक का हिस्सा था। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और नागरिकों के डर को खत्म करने एवं उनमें विश्वास जगाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति और सुरक्षा विकास की नींव है और लोग तभी तरक्की कर सकते हैं जब वे अपने घरों और समुदायों में सुरक्षित महसूस कर सके। राज्यपाल ने सुरक्षा के लिए जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया, जिसमें प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों लोगों के जीवन, आजीविका और सार्वजनिक विश्वास की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे। उन्होंने कहा है कि जिला स्तरीय प्रशासन को खासकर संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में लगातार सतर्क और जवाबदेह रहना चाहिए। बढ़ती हुई तकनीकी भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आधुनिक उपकरणों और सिस्टम का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया। एजेंट्स की गिरफ्तारी का जिक्र कर अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए राज्यपाल ने चेतावनी दी है कि बाहरी ताकतें अशांति पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं और इसलिए शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता एवं तैयारी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जब अरुणाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। राज्य में तैनात सशस्त्र बलों के बीच बेहतरीन तालमेल की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि सहयोग और आपसी विश्वास सुरक्षा चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने की कुंजी है। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ सद्भावना और अच्छे संबंध बनाने के लिए सशस्त्र बलों के लगातार प्रयासों की भी सराहना करते हुए कहा कि लोगों का विश्वास जीतना परिचालन तत्परता जितना ही जरूरी होता है। उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें गुमराह युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने के उद्देश्य से सरेंडर पॉलिसी, ई इनर लाइन परमिट यानी EILP सिस्टम को लागू करना और आंतरिक सुरक्षा एवं शासन को मजबूत करने के लिए उठाए गए अन्य कदम शामिल है। उन्होंने शांति बनाए रखने, सेवा वितरण में सुधार करने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है।
राज्य पुलिस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, TCL के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों ने मिलकर नामसाई सुरक्षा बैठक की चर्चाओं के बाद की गई कार्रवाइयों के बारे में पूरी जानकारी दी। विस्तृत प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने जमीनी स्तर पर शुरू किए गए उपायों, अब तक की हुई प्रगति और राज्य के सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के लिए जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उनके बारे में भी जानकारी साझा की। आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राण निछावर किए। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू पूर्वोत्तर भारत की वो प्रेरक विभूति हैं जिन्होंने एक छोटी सी आयु में ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोहा लिया और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति की रक्षा की, पूर्वोत्तर भारत की संप्रभुता की रक्षा की और स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज लिखा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। समाज और देश की सेवा में उनके इस अतुलनीय योगदान से उन्हें आज हम एक बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर याद करते हैं। तो आइए रानी गाइडिनल्यू के व्यक्तित्व पर एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत उन महान विभूतियों से सुशोभित है जिन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा में असंख्य वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। पूर्वोत्तर की भूमि भी त्याग और बलिदान की गाथा से भरी पड़ी है। यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना हमेशा से रही है। इन्हीं में से एक थी रानी गाइदिनल्यू, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और अटूट विश्वास से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और पूर्वोत्तर की जनता में स्वाधीनता की चेतना जगाई। रानी गाइदिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। वे जेलियांगरोंग जनजाति से थीं, जो नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा, तेज बुद्धि और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जादोनांग से प्रेरणा ली। जादोनांग उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इसका उद्देश्य था अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की रक्षा करना। वर्ष 1931 में जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी, तब मात्र 16 वर्ष की आयु में गाइदिनल्यू ने उस अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को संगठित किया और हेरेका आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष और अपने समुदाय को आत्मनिर्भर, एकजुट और जागरूक बनाना। गाइदिनल्यू ने कहा था, हम अपने पर्वतों और नदियों की रक्षा करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। उनके नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों में कई गांवों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छापामार शैली में काम किया, ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले किए और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक महिला घोषित किया और
अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वे नागालैंड, गुवाहाटी और फिर आइजोल की जेलों में रखी गयीं। कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने रानी गादिन्ल्यू के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की बेटी कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि वे बाद में रानी गादिन्ल्यू के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे रिहा की गयीं। उस समय उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे हर गांव और हर पहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जीवन के शेष वर्ष अपने समाज के उत्थान में लगाए। वे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में घूम कर लोगों को शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती रहीं। वे सदैव कहती थीं, हम भारतीय हैं और भारत ही हमारी मातृभूमि है। रानी गादिन्ल्यू ने अपने क्षेत्र में भारतीय एकता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने उस समय भी भारत के साथ जुड़ाव की वकालत की, जब कुछ शक्तियां पूर्वोत्तर को अलग पहचान देने की बात करती थीं। वे दृढ़ता से कहती थीं कि भारत एक है और उसका हर हिस्सा समान रूप से महत्वपूर्ण है। रानी गादिन्ल्यू का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि ये उन दूरस्थ पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी, जहां लोग अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गयीं। उन्होंने ये साबित किया कि नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए आगे आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत ने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर स्थान पाया। असम की कनकलता बरुआ ने तिरंगा थामे गोली खाई। मणिपुर की येशेमना पारमबुला ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया। नागालैंड के जादोनांग ने विदेशी शासन को ललकारा और अरुणाचल प्रदेश के मोमिन राय जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस अदृश्य परंतु सशक्त धारा का प्रतीक है जिसने पूरे देश में आत्मबल जगाया। रानी गादिन्ल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे लगभग 78 वर्ष की थीं। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मणिपुर और नागालैंड में उनके नाम से कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता केवल कुछ महानगरों की देन नहीं, बल्कि ये उन पहाड़ों, वादियों और गांवों की भी देन है जहां रानी गादिन्ल्यू जैसी वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। रानी गादिन्ल्यू की गाथा हमें ये संदेश देती है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। आज भी जब पूर्वोत्तर की घाटियों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो रानी गादिन्ल्यू की आवाज को लेकर आती हो। स्वतंत्रता का दीप जलता रहे, चाहे आंधियां कितनी भी प्रचंड क्यों न हो। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार। श्रोताओं, हम आपको लिए चलते हैं मणिपुर की सैर पर। मणिपुर राज्य पूर्वोत्तर भारत का रत्न कहा जाता है और ये राज्य जहां एक तरफ सांस्कृतिक विविधता का एक नायाब उदाहरण है, वहीं यहाँ पर्यटन के ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरह से मणिपुर के पर्यटन स्थल एक बहुत महत्व रखते हैं और साथ ही यहाँ की लोक संस्कृति भी पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मणिपुर, जिसे अक्सर भारत का रत्न कहा जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम है।
पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यहाँ की झीलें, पहाड़, लोक कलाएं और परंपराएं न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित करती है। मणिपुर की पहचान सबसे पहले उसकी प्रकृति से होती है। राजधानी इम्फाल से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित लोकतक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील की खासियत इसके फुमड़ी यानी तैरते द्वीप हैं। नीले पानी की पृष्ठभूमि में ये झील एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करती है। यह नाव से घूमना और जल पक्षियों को देखना सैलानियों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होता है। यही नहीं, लोकतक झील की दक्षिणी हिस्से में स्थित केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध सांगाई हिरण की प्राकृतिक आवास है, जिसे मणिपुर का राज्य पशु भी माना जाता है। लोकतक झील के समीप ही मोइरांग कस्बा स्थित है। ये स्थान मणिपुर की लोक संस्कृति का केंद्र होने के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही 14 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज का तिरंगा पहली बार फहराया गया था। मोइरांग का आईएनए संग्रहालय आज भी उस गौरवशाली इतिहास की झलक पेश करता है। यह नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चिट्ठियां, फोटोग्राफ, रैंक के प्रतीक और अन्य दुर्लभ स्मृति चिन्ह सहेजे गए हैं। इम्फाल आने वाले सैलानियों के लिए एक और अद्भुत अनुभव है ख्वेराम बंद बाजार, जिसे ईमा बाजार भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार है, जहां करीब 3000 से अधिक महिलाएं अपने अपने स्टॉल चलाती हैं। एक तरफ सब्जियां, फल, मछली और घरेलू सामान बिकते हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक वस्त्रों की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे पूरी तरह मातृशक्ति चलाती है, जो मणिपुरी समाज में महिलाओं की अहम भूमिका को दर्शाता है। मणिपुर अपनी सांस्कृतिक विविधता और लोक कलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के नृत्य रूप मणिपुरी रासलीला और पेंगचोलोम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहे जाते हैं। वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ा रासलीला कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को भावपूर्ण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वही पेंगचोलोम, जो ढोलक बजाते हुए नृत्य किया जाता है, अपनी ऊर्जा और उत्साह के कारण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पर्यटन के लिहाज से कांगला किला, श्री गोविंद जी मंदिर और सेनापति व उखरूल जैसे पहाड़ी जिले भी लोकप्रिय गंतव्य है। कांगला किला मणिपुर के राजवंशों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है और आज ये विरासत स्थल के रूप में संरक्षित है। उखरूल की शिरुई लिली, जो दुनिया में केवल यहीं पाई जाती है, फूलों के प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है। आज मणिपुर पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार यहाँ की प्राकृतिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। बेहतर सड़क संपर्क, हवाई अड्डे का विस्तार और पर्यटन ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अनोखा संगम देखने के लिए मणिपुर निश्चित ही पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। ये राज्य न केवल भारत के उत्तर पूर्व की सुंदरता को परिभाषित करता है, बल्कि देश की समृद्ध परंपराओं और संघर्षों की कहानी भी कहता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर हम उम्मीद रख सकते हैं आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम के बारे में हम तक पहुंचाते रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 और हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। तो 2026 के नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार